नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन राजनीति विज्ञान विषय हेतु लगातार अभ्यास प्रश्नों को आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। कल स्वास्थ्य कारणों से आपको क्लासेस हम नहीं दे पाए, तो चलिए आज प्रारंभ करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने उदारवादी, संविधानवाद तथा लोकतांत्रिक अव्यवस्था में अंतर किया है? तो आपको बताना है। विद्वान के नाम दिए हैं फ्रांसिस फुकुयामा। ऑप्शन बी है थेडा स्कोकपोल, ऑप्शन सी है B.F. स्किनर और ऑप्शन डी है फरीद जकारिया। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थेडा स्कोकपोल। इन्होंने उदारवादी, संविधानवाद तथा लोकतांत्रिक अव्यवस्था में अंतर किया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है अभिकथन और कारण पर निर्भर। अभिकथन ए है, लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास के 3 मुख्य संगठनों समानता, क्षमता और भेदीकरण की शिनाख्त की। उसका कारण आर दिया है, उच्च स्तर पर भेदीकरण विकास तथा क्षमता निर्माण की ओर प्रवृत्त करता है। तो आपको सही उत्तर देना है। ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है, ए तथा आर दोनों सत्य परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है, ए सत्य है परंतु आर असत्य है तथा ऑप्शन डी है, आर सत्य है परंतु ए असत्य है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु और आर ए की सही व्याख्या है। तो लुसियन पाई के अनुसार क्षमता, समानता एवं भेदीकरण, ये 3 जो मुख्य संगठक हैं, ये राजनीति विकास के 3 प्रमुख प्रकार के संगठन हैं, जिसकी शिनाख्त किसने की थी? लुसियन पाई ने। ये सही है। और कारण इसका आर दिया है, उच्च स्तर पर भेदीकरण विकास तथा क्षमता निर्माण की ओर प्रवृत्त करता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। क्वेश्चन है, राज्य तथा नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत कौन सा नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन ए, जीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार। ऑप्शन बी, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण। ऑप्शन सी, राज्य पोषण, जीवन निर्वाह का स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास करेगा। और ऑप्शन नंबर डी है, कुटीर उद्योगों को विकसित करना। तो इसमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल नहीं है, बताना है। दोस्तों, इसका सही उत्तर आप भलीभांति जानते होंगे, ऑप्शन नंबर बी, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण। ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आते। संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रावधान किया गया है और उसके तहत है। जबकि ऑप्शन नंबर बी जो है, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण, ये संविधान के भाग 3 में आता है और यह मूल अधिकारों से संबंधित है। अगला प्रश्न, अभिकथन ए दिया है, भारत का राष्ट्रपति चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है और कारण आर है, सरकार की संसदीय प्रणाली के अंतर्गत राज्य सिर्फ नाममात्र का प्रधान होता है। तो सही उत्तर आपको देना है। ऑप्शन दिया है, ए है, ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सत्य परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है, ए सत्य परंतु आर असत्य है तथा ऑप्शन डी में है, ए सत्य परंतु आर असत्य, ए असत्य है, आर सत्य परंतु ए असत्य। सही उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। अभिकथन ए में दिया है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, बिल्कुल सही है। और कारण आर है, सरकार की संसदीय प्रणाली के अंतर्गत राज्य सिर्फ नाममात्र का प्रधान होता है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। यह भी अभिकथन कारण पर निर्भर है। अभिकथन ए है, धन विधेयक संसद के निम्न सदन से उद्भूत होते हैं और कारण आर है, संसद की निम्न सदन सामान्यतया निर्वाचित निकाय होता है। आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी में ए और आर दोनों सत्य परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है, ए सत्य परंतु आर असत्य है तथा ऑप्शन डी है, आर सत्य परंतु ए असत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में ए और आर दोनों सत्य और आर ए की सही व्याख्या है। इसे देख लेते हैं। अभिकथन ए जो है, धन विधेयक संसद के सिर्फ निम्न सदन से उद्भूत होते हैं, तो बिल्कुल सही है। धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही लाए जाते हैं। कारण आर दिया है, संसद के निम्न सदन सामान्यतः निर्वाचित निकाय होता है और ये भी बिल्कुल सही है। निम्न सदन यानी लोकसभा में जो अधिकतर होते हैं वो सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य विधानसभाओं जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित की गई हैं के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो आपको बताना है, राज्य विधानसभाओं के विषय में कितने सदस्यों को निर्वाचित किया जा सकता है और उनकी संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है।
ऑप्शन ए दिया है 403, ऑप्शन बी दिया है 485, ऑप्शन सी है 484 और ऑप्शन डी है 500। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 500। अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य विधानसभाओं जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित की गई हैं के अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 500। अगला प्रश्न हम देख लेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की देन है। तो आपको बताना है भारतीय संविधान ने क्या विश्व को दिया है। ऑप्शन ए है निजी शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं प्रदान की जा सकती है। ऑप्शन बी है निजी धार्मिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। ऑप्शन सी है निजी धार्मिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति अनिवार्य है। और डी है सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो भारतीय संविधान की देन है। निजी धार्मिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि राजकीय निधि से संचालित होने वाले किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। और साथ में यह भी कहा गया है कि निजी धार्मिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्यों का तत्व निम्नलिखित में से क्या नहीं है। तो आपको बताना है। ऑप्शन ए नागरिक समानता, ऑप्शन बी धर्म की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी राज्य के द्वारा कोई धार्मिक शिक्षा नहीं और ऑप्शन डी धार्मिक संपत्ति पर कराधान। तो दोस्तों इसका उत्तर भी आप भली भांति जानते होंगे। भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य का तत्व इसमें से जो जिसमें शामिल नहीं है वो है धार्मिक संपत्ति पर कराधान, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में संविधान के अनुच्छेद 27 के अंतर्गत ऐसी समस्त आय को कर से मुक्त कर दिया गया है जिसे धार्मिक एवं परोपकारी कार्यों में खर्च करना निश्चित कर दिया गया हो। धर्म की स्वतंत्रता के साथ यह भी प्रावधान किया गया है कि राज्य द्वारा कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवाओं में प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो आपको बताना है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवाओं में प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 315, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया है अनुच्छेद 335, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 365 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 375। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 335। मूल संविधान में संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संयुक्त आयोग के गठन की बात की गई थी, लेकिन बाद में नया अनुच्छेद 338 ए 86वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़कर अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से आयोग बनाने का प्रावधान किया गया। और भारतीय संविधान के भाग 16 के अनुच्छेद 335 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवा में प्रावधान के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 335। अगला प्रश्न देखेंगे। अभिकथन ए और कारण आर पर निर्भर है। अभिकथन ए है अखिल भारतीय सेवाएं ना तो संविधान की संघीय विशेषता का उल्लंघन करती है ना राज्यों की स्वायत्तता का। और कारण आर दिया है अखिल भारतीय सेवा अधिकेंद्र सरकार के नियमों से शासित होते हैं और राज्य सरकारों का उन पर पूरा नियंत्रण नहीं होता। तो आपको बताना है ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी में ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है तथा आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए गलत है लेकिन आर सही है। इसे देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। इस सेवा के अधिकारी यद्यपि राज्यों में तो काम करते हैं लेकिन इन पर राज्यों का पूर्ण नियंत्रण नहीं होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उपवाक का उपयोग बेनेडिक्ट एंडरसन ने भारतीय राष्ट्रीयता के लिए किया। तो आपको बताना है। उपवाक के दिए हैं। ऑप्शन ए में बहुकेंद्रिक राष्ट्रीयता, ऑप्शन बी है नरजाति केंद्रीय राष्ट्रीयता, ऑप्शन सी है कल्पित समुदाय और ऑप्शन डी है उदार राष्ट्रीयता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कल्पित समुदाय। बेनेडिक्ट एंडरसन ने अपनी प्रसिद्ध रचना इमेजिन्ड कम्युनिटीज जो कि 1983 में आई थी के अंतर्गत राष्ट्र को एक कल्पित समुदाय कहा था, यानी भारत को एक कल्पित समुदाय बोला था। अगला प्रश्न हम देख लेंगे।
किसने बताया कि धर्मनिरपेक्ष का विलोम शब्द धार्मिक है, परंतु भारत में धर्मनिरपेक्ष का विलोम शब्द सांप्रदायिक है? तो ये किसने कहा था? ऑप्शन ए है टी.एन. मदान, ऑप्शन बी है राजीव भार्गव, ऑप्शन सी है आशीष नंदी और ऑप्शन डी है थॉमस पंथम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थॉमस पंथम। थॉमस पंथम ने बताया कि धर्मनिरपेक्ष का विलोम शब्द धार्मिक है, परंतु भारत में धर्मनिरपेक्ष का विलोम शब्द सांप्रदायिक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। निम्नलिखित में से किसका कहना है कि लोक प्रशासन सरकार के केवल कार्यकारिणी शाखा के प्रचालनों को समाविष्ट करता है? तो ये किसका कहना है बताना है। ऑप्शन ए है लूथर गुलिक, ऑप्शन बी है एल डी वाइट, ऑप्शन सी डब्ल्यू.एफ. विलोबी और ऑप्शन डी है एल डी वाइट तथा लूथर गुलिक। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लूथर गुलिक। लूथर गुलिक का कहना है कि लोक प्रशासन सरकार के केवल कार्यकारिणी शाखा के प्रचालनों को समाविष्ट करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उदासीनता का अंचल अवधारणा किससे संबंधित है? तो उदासीन का अंचल अवधारणा किसने दी है, किससे संबंधित है आपको बताना है। ऑप्शन ए है अभिप्रेरणा, ऑप्शन बी सत्ता, ऑप्शन सी नेतृत्व और ऑप्शन डी निर्णयन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है सत्ता। उदासीनता का अंचल अवधारणा सत्ता से संबंधित है। सत्ता के प्रकारों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: रेखा अधिकार सत्ता, स्टाफ अधिकार सत्ता और क्रियात्मक अधिकार सत्ता। अगला प्रश्न देखते हैं। लोक निगम की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो लोक निगम की विशेषता बताना है। ऑप्शन ए है इसे मंत्रालय के नियंत्रण से पूर्ण प्रशासनिक स्वायत्तता प्राप्त है। ऑप्शन बी इसका राष्ट्रीय बजट से पृथक अपना बजट होता है। ऑप्शन सी निधियों के प्रबंध में इसे पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है और ऑप्शन डी इसे निजी उद्यम की पहल का लाभ प्राप्त है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इससे मंत्रालय के नियंत्रण से पूर्ण प्रशासनिक स्वायत्तता प्राप्त है। तो लोक निगम की विशेषता इनमें से जो नहीं है वो है इसे मंत्रालय के नियंत्रण से पूर्ण प्रशासनिक स्वायत्तता प्राप्त है, ये नहीं है। इसके अलावा सभी चीज लोक निगम की विशेषताओं में शामिल होती है। इसका राष्ट्रीय बजट से पृथक अपना बजट होता है, निधियों के प्रबंधन में इसे पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है और इसे निजी उद्यम की पहल का लाभ होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अभिप्रेरणा के हर्जबर्ग द्विकारक सिद्धांत में हाइजीन या स्वस्थता कारक में निम्नलिखित में से क्या समाविष्ट नहीं है? आपको ऑप्शंस दिए हैं। ए है उत्तरदायित्व, बी है वेतन, सी है कार्य की स्थितियां और डी है कंपनी नीति। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उत्तरदायित्व समाविष्ट नहीं है। हर्जबर्ग ने अपने अभिप्रेरणा के द्विकारक सिद्धांत में उत्तरदायित्व संबंधी कारणों को शामिल नहीं किया है, जबकि अन्य तत्व वेतन, कार्य की स्थितियां एवं कंपनी की नीतियों को शामिल किया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। परफॉर्मेंस बजट यानी निष्पादन बजट शब्दावली किसके द्वारा गढ़ी गई थी? तो आपको बताना है परफॉर्मेंस बजट किसने गढ़ा था, किसने सबसे पहले शब्द लाया था। ऑप्शन दिए है ए भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग, बी है यूएसए का प्रथम हूवर आयोग, सी है यूएसए का द्वितीय हूवर आयोग और डी है भारतीय प्राक्कलन आयोग। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूएसए का प्रथम हूवर आयोग के द्वारा परफॉर्मेंस बजट या निष्पादन बजट को गढ़ा गया था। यह आया था 1949 में। तो आप ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखेंगे। लोक निगमों की कार्यविधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश नहीं थी? तो भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश जो नहीं थी बताना है। ऑप्शन ए है उच्च अधिकारी पूर्णकालिक कर्मचारी होने चाहिए, बी है संबद्ध मंत्रालय के सचिव को प्रबंध मंडल के सदस्य के रूप में हमेशा शामिल किया जाना चाहिए, ऑप्शन सी है आंतरिक लेखा परीक्षा को अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए और डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संबंध मंत्रालय के सचिव को प्रबंध मंडल के सदस्य के रूप में हमेशा शामिल किया जाना चाहिए। यह भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश नहीं थी। बाकी की अन्य सिफारिशें उसमें शामिल थी, उन्हें हम देख लेते हैं। उच्च अधिकारी पूर्णकालिक कर्मचारी होना चाहिए, ये सिफारिश किया गया था। आंतरिक लेखा परीक्षा को भी अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए, इसे भी शामिल किया गया था सिफारिश के तहत में। अगला प्रश्न देखेंगे। पद वर्गीकरण निम्नलिखित में से किसका वर्गीकरण है? ऑप्शन ए कर्तव्य भार या ड्यूटीज, ऑप्शन बी वेतन, ऑप्शन सी पदाधिकारियों की निजी हैसियत और ऑप्शन नंबर डी है विभाग। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पद वर्गीकरण जो है कर्तव्य भार
कर्तव्य भार का वर्गीकरण है। पद वर्गीकरण में कर्तव्य भार यानी ड्यूटीज का वर्गीकरण किया जाता है। कार्मिक प्रशासन वर्गीकरण का अर्थ होता है कर्तव्य और दायित्व के आधार पर पदों का ऐसा समूहीकरण जिससे मोटे तौर पर कुछ वर्ग निर्मित हो जाए। पद वर्गीकरण के अंतर्गत जिन पदों को कर्तव्य और दायित्व एक जैसे होते हैं वे एक वर्ग में रख दिए जाते हैं। इस बात की चिंता नहीं की जाती कि वे पद किस विभाग के अंतर्गत आते हैं। तो ये पद वर्गीकरण कर्तव्य भार का वर्गीकरण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अधिकारियों का पेशेवर निकाय जो स्थायी, वेतनिक और कुशल होता है, सिविल सेवा को इन शब्दों में किसने परिभाषित किया है? तो किसने सिविल सेवा को एक पेशेवर निकाय जो स्थायी, वेतनिक और कुशल होता है के रूप में कहा है? ऑप्शन दिए है, ऑप्शन ए है फ्लेक्सिस निगो, ऑप्शन बी है ओजे स्कॉल, ऑप्शन सी है हरमैन फाइनर और ऑप्शन डी है E.N. ग्लेडन। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरमैन फाइनर। हरमैन फाइनर ने सिविल सेवा को परिभाषित करते हुए कहा है कि सिविल सेवा अधिकारियों का ऐसा पेशेवर निकाय है जो स्थायी, वेतनिक और कुशल होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट में विशेषज्ञों और सामान्यज्ञों के संबंध पर विचार किया गया है? तो रिपोर्ट का नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है कोठारी समिति रिपोर्ट, ऑप्शन बी है सरकारिया समिति रिपोर्ट, सी है हेल्डन समिति रिपोर्ट और डी है फुलटन समिति रिपोर्ट। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फुलटन समिति रिपोर्ट। इंग्लैंड की लोक सेवा की संरचना, भर्ती, प्रशिक्षण, प्रबंधन तथा सामान्यज्ञों एवं विशेषज्ञों इत्यादि के संबंध में 1966 में फुलटन समिति का गठन हुआ था, जिसने अपनी रिपोर्ट 1968 में प्रस्तुत की थी। तो सही उत्तर याद रखेंगे, फुलटन समिति 1966। अगला प्रश्न देखेंगे। गैंग प्लैंक का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो आपको बताना है गैंग प्लैंक का संबंध किससे है। ऑप्शन ए इक्विटी, बी स्तर शेषांतरण या लेवल जंपिंग, ऑप्शन सी है पहल, डी है अभिप्रेरण। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्तर शेषांतरण या लेवल जंपिंग। ग्लेन प्लैंक का संबंध लेवल जंपिंग से है। हेनरी फेयोल ने पद संपादनिक व्यवस्था में निहित दोषों को दूर करने के लिए एक पुल व्यवस्था का निर्माण किया है। इसे ही वह ग्लेन प्लैंक के नाम से पुकारते हैं, जिसका अर्थ होता है लेवल जंपिंग। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी लोक निगम की विशेषता नहीं है? तो लोक निगम की जो विशेषता नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए, यह कानूनी पहचान है, बी, यह ना तो किसी पर मुकदमा चला सकता है और ना इस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, ऑप्शन सी, यह किसी से अनुबंध कर सकता है और ऑप्शन नंबर डी है यह संपत्ति का मालिक हो सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में दिया है यह ना तो किसी पर मुकदमा चला सकता है और ना इस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, यह लोक निगम की विशेषता नहीं है। इसके अतिरिक्त लोक निगम की विशेषता में यह एक कानूनी पहचान है, यह किसी से अनुबंध कर सकता है, यह संपत्ति का मालिक हो सकता है, ये सब उसकी विशेषताएं हो सकती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। भारत के वरिष्ठ सिविल कर्मचारी सर्वेंट के पदोन्नति के मामले का फैसला कौन लेता है? तो भारत में वरिष्ठ सिविल कर्मचारी की पदोन्नति के मामले में फैसला कौन लेता है बताना है। ऑप्शन ए प्रधान कार्यालय, बी विभागीय पदोन्नति समिति, सी प्रधानमंत्री और डी है मंत्रिमंडल समिति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में है मंत्रिमंडल समिति। भारत में वरिष्ठ सिविल कर्मचारी के पदोन्नति के मामले का फैसला जो लेता है वो है मंत्रिमंडल समिति। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किसके विचारों से राष्ट्रसंघ यानी लीग ऑफ नेशन की संकल्पना का उदय हुआ? तो किसके विचारों से लीग ऑफ नेशन बना था ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है E.H. कार, ऑप्शन बी है केसर विल्हेम, ऑप्शन सी वुड्रो विल्सन और ऑप्शन डी है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। दोस्तों इसका उत्तर आप भली भांति जानते होंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वुड्रो विल्सन। राष्ट्रसंघ की संकल्पना का उदय का श्रेय वुड्रो विल्सन को दिया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था की स्थापना हेतु 1920 को राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी। हालांकि यह संगठन अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हुआ। इसकी असफलता का सबसे बड़ा प्रमाण द्वितीय विश्व युद्ध का होना था, क्योंकि जो राष्ट्रसंघ है इसका उद्देश्य ही था शांति स्थापना करना, लेकिन फिर भी द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका था। तो इसका श्रेय जो जाता है वो जाता है वुड्रो विल्सन को। आप ये बिल्कुल याद रखें। अगला प्रश्न देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हॉटलाइन का क्या अर्थ है? तो हॉटलाइन
का क्या अर्थ है आपको बताना है। ऑप्शन ए है डायरेक्ट कम्युनिकेशन लिंक यानी DCL तक फैसिमाइल ट्रांसमिशन क्षमता। ऑप्शन बी है DSL के मार्ग से ग्राफिक सामग्री प्रेषित करना। ऑप्शन सी है राज्यों के प्रमुख सरकारों के प्रभारकों के बीच प्रत्यक्ष संवाद। और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हॉटलाइन का अर्थ होता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन लिंक, यहाँ पे फैसिमाइल ट्रांसमिशन क्षमता। दूसरा है DSL के मार्ग से ग्राफिक सामग्री प्रेषित करना। और तीसरा है राज्यों के प्रमुख यानी सरकार के प्रभारकों के बीच प्रत्यक्ष संवाद स्थापित करना। यह हॉटलाइन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अभिकथन ए, प्रत्येक राज्य अपनी विवादग्रस्त मीडिया छवि को येन के प्रकारण सुधारने के लिए किसी भी हद तक जाता है और आज के पत्रकार प्रभावशाली रूप में प्रेक्षक के स्थान पर सक्रिय सहभागी बन गए हैं। और कारण आर है मीडिया युद्ध एजेंडा तैयार करता है और सहमति उत्पादित करता है। आपको ऑप्शन दिए है ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। और ऑप्शन बी है डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो एक बार पुनः पढ़ लेते हैं। प्रत्येक राज्य अपनी विवादग्रस्त मीडिया छवि को येन के प्रकारण सुधारने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है, ये बिल्कुल सही है। और आज के पत्रकार प्रभावशील रूप में प्रेक्षक के स्थान पर सक्रिय सहभागी बन गए हैं, तो बिल्कुल ये भी लगातार देखा जाता है, इसलिए यह भी बिल्कुल सही है। कारण दिया है मीडिया युद्ध एजेंडा तैयार करता है और सहमति उत्पादित करता है, तो ये भी आप लगातार देख रहे हैं। मीडिया नए नए मुद्दों को स्थापित करता है और उसके ऊपर अपनी न्यूज़ चलाता है, तो यह भी सही है। लेकिन कारण जो है अभिकथन की व्याख्या पूर्ण रूप से नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत विदेश नीति का कौन सा निर्धारक भारत द्वारा 1980 के पूर्व इजराइल को वास्तविक मान्यता दिए जाने का कारण नहीं था? आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए आर्थिक तत्व, ऑप्शन बी है भारतीय समाज की बहुलवादी प्रकृति, सी है भारत का इतिहास और परंपरा, और डी है भारतीय राष्ट्र की विचारधारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का इतिहास और परंपरा। ये भारत की विदेश नीति का निर्धारक था, जो भारत द्वारा 1980 के पूर्व इजराइल को वास्तविक मान्यता देने का कारण नहीं था। तो इसमें जो अन्य कारण थे वो उनके कारण भारत ने 1980 के पूर्व इजराइल को वास्तविक मान्यता नहीं दिए थे। तो वो कारण देख लेते कौन थे। आर्थिक तत्वों के कारण, भारतीय समाज की बहुलवादी प्रकृति के कारण एवं भारतीय राष्ट्र की विचारधारा के कारण भारत ने 1980 के पूर्व इजराइल को वास्तविक मान्यता नहीं दिया था। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। हाल ही में लॉन्च प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के विषय में क्या गलत है? तो आपको अभी कुछ ही दिनों पूर्व प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना को लॉन्च किया गया है, उसके बारे में गलत कथन खोजना है। ऑप्शन ए है योजना का उद्देश्य सभी भारतीय लोगों के लिए बिजली के बिलों में कटौती करना है। ऑप्शन बी है 1 करोड़ से ज़्यादा घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे जिसकी मदद से लोगों को ऊर्जा का एक स्वच्छ साधन मिलेगा। सी है आवेदकों को भारत का स्थायी निवासी होना आवश्यक है तथा वार्षिक आय 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए और किसी भी सरकारी सेवा से जुड़ा नहीं होना चाहिए। और ऑप्शन डी है दिसंबर 2023 तक भारत में सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता लगभग 73.31 गीगावाट तक पहुंच गई है। इस बीच दिसंबर 2023 तक रूफटॉप सोलर क्षमता लगभग 11.08 गीगावाट है। तो आपको बताना है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के विषय में गलत कथन कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर ए गलत है, यानी योजना का उद्देश्य सभी भारतीय लोगों के लिए नहीं है। योजना का जो उद्देश्य है गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के बिजली बिल में कटौती करना है। साथ ही आप यह भी जानकारी रखें कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना 22 जनवरी 2024 को लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB के एशियन डेवलपमेंट आउटलुक अपडेट में 2023-24 और 2024-25 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान बताया है। यानी ADB के जो आउटलुक है उसमें विकास दर क्या घोषित की गई थी भारत के लिए, आपको बताना है। ऑप्शन ए है 4% तथा 6%, ऑप्शन बी है 6% तथा 6.7%, ऑप्शन सी है 6.4% तथा 6.7% और ऑप्शन डी है 6% तथा 7%। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6.4% 2023-24 के लिए और 6.7% 2024-25 के लिए ADB के एशियन डेवलपमेंट आउटलुक में भारत की विकास दर का अनुमान बताया गया है।
तो दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न था। इसी तरह के प्रश्नों के लिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और अभ्यास कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।